तो आज की क्लास में हम देखेंगे इंफॉर्मेशन गैदरिंग वेब बेसिस में। नाउ ये है मॉड्यूल नंबर 4। नाउ इंफॉर्मेशन गैदरिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप पीपल के ऊपर कर लो, आप वेब के ऊपर कर लो, आप सर्विसेज के ऊपर कर लो, आप नेटवर्क के ऊपर कर लो। तो बहुत ही तरीके की इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है। तो इस केस में हमारा जो टारगेट है वो वेब है, एंड इसीलिए हम जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे वो वेब पर्सपेक्टिव से करेंगे। अगर आपका टारगेट कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो इसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होंगी। वेब के लिए अगेन सेट ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, सर्विसेज के लिए सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, नेटवर्क के लिए भी सेट ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होता है। तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पे हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में, एंड ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज है। तो अभी ये एक छोटा सा इंट्रो था, अभी हम थोड़ा डीप में इसको समझते हैं। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग को टेक्निकल टर्म में रिकनेंस कहते हैं, एंड इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ऐसे रिकनेंस। ठीक है, पहले रिकनेंस इसको प्रोनाउंस करते हैं। एंड जब भी आप पढ़ेंगे 5 स्टेप्स ऑफ एथिकल हैकिंग, तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग आपका फर्स्ट स्टेप होता है। किसी भी टारगेट को अटैक करने से पहले हमें क्या गैदर करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन। एंड ये फर्स्ट स्टेप है, चाहे आप कोई भी हैकिंग करो, क्योंकि हैकिंग में 5 स्टेप होता है एंड ये फर्स्ट स्टेप है। एंड यहाँ पे हमारा जो टारगेट है वो वेब एप्लीकेशन है। अब हम वेब एप्लीकेशन में क्या करेंगे, कोई भी टारगेट के ऊपर एक डीप रिपोर्ट बनाएंगे, एंड बाद में उस रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे, एंड देन उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, आगे की जो टेस्टिंग है उसको प्लान करेंगे। यहाँ पे एक इमेज में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे है हमारा प्री एंगेजमेंट, जहाँ पे हमने अपना टारगेट को लिया, एंड ये है हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज। अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिए। अगर आप वल्नरेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, आपको कोई ऐसा वल्नरेबिलिटी मिला, आपको फिर से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उस वल्नरेबिलिटी से रिगार्डिंग और भी सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करने पड़ेंगे। आपको अगर कोई चीज़ एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, आपको अगेन इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप एक्सप्लॉइटेशन डिज़ाइन कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको। आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना रहे हो, तो इसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड ये कनेक्टेड है। अगर आप किसी चीज़ को अटैक कर रहे हो, आप अपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज में आके उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हो एंड ले सकते हो। नाउ हमने जैसा बात किया, हम वेब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की बात कर रहे हैं, हम क्या फाइंड करेंगे, तो हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे या फिर रिकनेंस हम करते हैं मेनली इन चीज़ों के लिए, या तो पब्लिकली कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल है, हम उनको फाइंड करते हैं। जैसे कि कोई वेब पेज हो गया जो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई सब डोमेन हो गया, कोई डिफरेंट आईपी हो गया,
कोई टेक्नोलॉजीज़ होगी जो वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, तो ये सब हम फाइंड करते हैं पब्लिक एसेट में। दूसरी, जो भी हिडन चीज़ें होती हैं, उसको हम डिस्कवर करते हैं, जैसे सेंसिटिव फाइल लाइक बैकअप फाइल्स, कॉन्फ़िग फाइल्स, इंटरनल डॉक्यूमेंट हो गए कोई, या फिर कुछ एक्सपोज़ वल्नरेबिलिटीज़, जैसे हम वल्नरेबल कंपोनेंट फाइंड करते हैं। वल्नरेबल कंपोनेंट में कुछ सीवीज़ रहती हैं। ये क्या है? ये एक्सपोज्ड वल्नरेबिलिटीज़ है। हम इसको फर्दर अटैक में आगे ले भी सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा, हम वल्नरेबिलिटी चेक करते हैं इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, एंड एट द एंड हम सारे वल्नरेबिलिटी जो, सॉरी नॉट वल्नरेबिलिटी, बट जो सारा हमारा फाइंडिंग्स है यहाँ पे, एक फाइंडिंग ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, इसको हम क्या करेंगे? सेग्रीगेट करेंगे, एंड हम यूजफुल कलेक्शन में इसको गैदर करेंगे। देन इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे, जैसे कि कोई पर्सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेल के बारे में, उनके बिहेवियर पैटर्न के बारे में, तो ये सारा चीज़ हमें यूज़ चाहिए। नो, एक यहाँ पे कंपनी है, एक यहाँ पे कंपनी है। अब यहाँ पे एक अटैकर बैठा हुआ है। ये है डिफेंडर। अटैकर इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, क्यों? क्योंकि इस कंपनी को टारगेट करेगा, बट जो डिफेंडर है, डिफेंडर इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, एंड जो इन्फॉर्मेशन लीक हुआ है उसको वो फिक्स करेगा। तो अटैकर भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, डिफेंडर्स भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, बट डिफरेंस यहाँ पे ये है, अटैकर जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं वो अगेंस्ट यूज़ करते हैं, एंड जो डिफेंडर्स हैं वो प्रिवेंटिव मेजर लेने के लिए इसको कलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे कोई डाउट? नो। परफेक्ट। अब जब भी कभी हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करें, आपने दो टर्म सुना होगा, दो टाइप के इंफॉर्मेशन गैदरिंग होते हैं। तो वन इज एक्टिव, सेकेंड वन इज पैसिव। कोई बता सकता है एक्टिव एंड पैसिव क्या है? कोई आइडिया? नो आइडिया। हम्म, अब यहाँ पे एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में मैंने nmap रन कर दिया, तो nmap क्या करेगा? जो भी वेबसाइट में जो भी सर्विसेज रन हो रहे होंगे उसका इंफॉर्मेशन मुझको दे देगा, करेक्ट? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक्टिवली इस वेबसाइट में कुछ रिक्वेस्ट भेजा, एंड वो रिक्वेस्ट क्या करेंगे? सर्विसेज को एनालाइज करेंगे एंड मुझको रिजल्ट देंगे कौन सा सर्विस ओपन है या नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम एक्टिव रिकनेंस। ओके, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिवली टारगेट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। एंड दूसरा है पैसिव। अब पैसिव में एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट का एक ईमेल भी होगा, वेबसाइट का कोई पब्लिक प्रोफाइल होगा, कोई कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे, कोई फिजिकल ऑफिस लोकेशन होगा।
तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं पैसिव रिकनेंस में। ये पैसिव है, जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे हम वही यूज करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। एक्टिव में हम डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट को भेजेंगे वेबसाइट पे या फिर सर्वर पे, एंड उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो भी हमारा टूल है वो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स देगा, एंड उस रिजल्ट्स को हम एनालाइज करेंगे, फिर हम पता करेंगे इसमें ये चीज़ ओपन है या नहीं है। एक एग्जांपल, जैसे कोई भी वेबसाइट में अगर हमें पता करना हो कि कौन सा हेडर इसमें ओपन है या कौन सा क्लोज है, तो हम क्या करते हैं, हम फोर्सफुली एक्टिवली सिंपल एक हेडर फोर्सफुली वेबसाइट पे भेजते हैं, जैसे गेट हेडर हो गया, पोस्ट हेडर हो गया, ऑप्शन हेडर हो गया, एंड उस हेडर के बेसिस पे वेबसाइट डिफरेंटली रिएक्ट करता है, एंड तब हमें पता चल जाता है कि इस वेबसाइट में एक पर्टिकुलर हेडर या फिर बहुत सारे सेट ऑफ हेडर्स ओपन हैं। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने एक्टिवली कुछ अटैक्स या फिर कुछ ऑटोमेशन परफॉर्म किया इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ठीक है, डाउट किसी को? No. ओके, तो दोनों के कुछ टेक्निक्स होते हैं, एंड दोनों में कुछ लिमिटेशंस एंड इश्यूज हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसा हमने कहा, डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द टारगेट सिस्टम। अब यहाँ पे टेक्निक्स कुछ हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये टेक्निक है डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल, टूल्स एंड रिस्क ऑफ डिटेक्शन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहला जो हमारा टेक्निक है, हम एक्टिव में यूज़ करते हैं पोर्ट स्कैनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाई करते हैं। टूल हम कौन कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पे है। अब इसका जो डिटेक्शन टेक्निक है वो, मतलब डिटेक्शन रेशियो है इसका बहुत ही ज़्यादा हाई है। दैट मीन्स अगर इसको आप यूज़ कर रहे हो, तो जो वेबसाइट है 100 में 90% चांसेस है कि वेबसाइट को या फिर वेबसाइट के ओनर को पता चल जाएगा आप अटैक कर रहे हो, क्योंकि इसका चांसेस, रेट ऑफ डिटेक्शन हाई है। दूसरा, वल्नरेबिलिटी स्कैन। अब यहाँ पे हम वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं थ्रू ऑटोमेशन। जैसे यहाँ पे टूल की बात किया जाए, नेसस, ओपनवास, निक्टो। अब इसका भी जो डिटेक्शन रेट है वो भी हाई है। अगेन 90% केस में पता चल जाएगा कि आपने कुछ कर रहे हो। सिमिलर, नेटवर्क मैप। हम टूल यूज़ करते हैं ट्रेस रूट एंड एन मैप। अब नेटवर्क मैप है क्या, मान लीजिए एक वेबसाइट है और यहाँ पे आप हो। इस वेबसाइट और आपके बीच में कितने सारे डिवाइसेस आ रहे हैं बीच में, ये सारा चीज़ आप एनालाइज करते हो। तो ये ट्रेस रूट के थ्रू कर सकते हो या फिर एन मैप के थ्रू कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क मैपिंग। अब इसमें भी आपके जो डिटेक्शन चांस है वो मीडियम टू हाई रहते हैं। स्टिल इसमें 80% चांसेस है आपका। बैनर ग्रैबिंग, इसके बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि आप ये डिटेक्ट कर पाओ। उसके बाद ओएस फिंगरप्रिंट, इसका बहुत ही ज़्यादा लो चांसेस डिटेक्शन रेट रहता है। सर्विस इनुमरेशन, इसका भी आपका लो रहता है। एंड वेब स्पाइडरिंग, इसका भी लो आपका डिटेक्शन रेट रहता है। अब वेब स्पाइडरिंग मतलब क्या है, एक वेब पेज है, वेब पेज के अंदर जाके डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को ओपन करना, या फिर कुछ हिडन वेब पेजेस को रिवील करना, इसको बोलते हैं वेब स्पाइडरिंग। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट?
No. ओके। अब एक्टिव रिकनेंस में मेन इशू क्या है? मेन इशू है डिटेक्शन। यहाँ पे डिटेक्शन रेट है हाई, हाई, मीडियम टू हाई, लो टू मीडियम, लो टू मोस्टली। तो अगर अगर कोई वेबसाइट को अटैक कर रहे हो या इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो एंड उस वेबसाइट को पता लग जाए, तो आपका तो ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज ही क्या हो गया? फेल्ड हो गया ना। गॉट इट? फेल हो गया। बट यहाँ पे कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू ये जो डिटेक्शन रेट है उनको हम बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं। ओके। बट एक्टिव में ये एक लिमिटेशन है कि आप डिटेक्ट हो जाओगे। इसके अलावा बेनिफिट ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। जैसे आपको नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको बीच में कौन-कौन से डिवाइसेस हैं उनका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एंड ऐसा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जैसे कौन-सा ओएस यूज़ हो रहा है आपको वो भी पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे है पैसिव। पैसिव में जैसे हमने बात किया, विदाउट इंटरैक्शन हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। इसके कुछ टेक्निक्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे रिस्क ऑफ डिटेक्शन है। जैसे सर्च इंजन क्वेरी हमने किया, आपने डबल कोट के अंदर कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट का या फिर कुछ पेज का नाम लिख दिया। अब सर्च इंजन क्या करेगा? स्पेसिफिक पेज को ही क्रॉल करेगा। अब इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं कि कोई आपको डिटेक्ट कर ले। हु इज़ हमने हु इज़ का यूज़ किया, हमने डोमेन इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन ये हमने चेक किया। अगेन बहुत ज़्यादा लो रिस्क। डीएनएस हमने एनालाइज किया। टूल यहाँ पे डिग, हमने डिग टूल को यूज़ किया। और भी बाकी टूल है जैसे एनएस लुकअप, डीएनएस, डिटेक्शन रेट बहुत ज़्यादा लो। वेब आर्काइव हम यूज़ करते हैं जैसे वेब एग मशीन, बहुत ही ज़्यादा लो डिटेक्शन। सोशल मीडिया एनालाइज, अगेन लो। कोड रिपोजिटरीज जैसे गिटहब हो गया, गिटहब में काफ़ी सारे लीक कोड्स आपको मिल जाएंगे, गिटलैब में भी। तो ये जो है ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। ये पब्लिकली अवेलेबल क्या है? इंफॉर्मेशन। एंड ये इसका जो रेट है ये लो टू लो ही रहेगा, क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। ओके। नाउ इस मॉड्यूल में हम इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे रिकनेंस के, एंड हम कुछ टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे। बट हम स्टार्ट करेंगे हुइस से। अब हम हुइस से ही स्टार्ट क्यों करेंगे? कभी भी आप रिकॉन करो तो आप हुइस ही आपका क्या होगा? एंट्री पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है। हुइस हमें डोमेन रजिस्ट्रेशन डेट, ओनरशिप डिटेल्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स देता है। एंड इसी के बेसिस पे हम आगे अपना फर्दर एडवांस इनूमरेशन प्लान करते हैं। किसी को अगर डाउट है कि हम अपना फर्स्ट इनूमरेशन कैसे स्टार्ट करें या फिर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो वो रहता है हुइस। जो हुइस का इन्फॉर्मेशन है उसके बाद हम सेम इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज करके एडवांस और भी एडवांस हम इनूमरेशन करते हैं। ओके, कोई डाउट? No. ओके। किसी और को यहाँ पे कोई डाउट है?
No, sir. परफेक्ट। No, sir. हम्म, जी बताइए। All clear, sir. ओके परफेक्ट। नाउ जैसा हमने बात किया कि हम फर्स्ट हु इज से ही स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग को क्या लगता है हु इज क्या है? किसी को कोई आइडिया कि हु इज क्या है? Information gathering tool. Just we can fetch the information like domain name, registration of domain. ओके, किस किसने यूज किया है हु इज? किसी ने हु इज यूज किया है? हम्म, हेलो। No, sir. सो आपने सुना होगा हु इज ये है वो है, लेकिन हम हु इज को बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम ले जाएंगे। तो हु इज सबसे पहले एक प्रोटोकॉल है, क्वायरी एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। अब ये यूज क्यों होता है? ये यूज होता है जो भी इंटरनेट पे रजिस्टर्ड रिसोर्सेज हैं उनको लुकअप करने के लिए, बट ये मेनली डोमेन नेम्स लुकअप, इनके डिटेल्स और इनके आईपी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हु इज एक क्वायरी एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है। यूज किस लिए होता है? जितने भी इंटरनेट पे रजिस्टर्ड डिवाइसेस हैं सबका इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूज होता है, बट ये मेनली यूज क्यों होता है? डोमेन नेम और आईपी डिटेल्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल्स देखने के लिए यूज होता है। परफेक्ट। यहाँ पे है, हाँ, इट मेनली प्रोवाइड्स लुकअप a domain name, but it can also provide details such as IP and autonomous system। कोई कुछ बोलने वाला था? No. ओके, तो ये इंटरनेट का फोन बुक है जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ किसने ओन किया वो देख सकते हो, या फिर कोई भी चीज़ कौन मैनेज करता है वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक टर्म हमने यूज़ किया, ऑटोनोमस सिस्टम। अब ये क्या है इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो ये कंपनीज क्या करती है, एक पूरा का पूरा आईपी खरीद लेती है। अब इस आईपी में मान लीजिए जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे ये आईपी अब इस कंपनी को अलॉट हो गया है। अब इस आईपी के थ्रू कंपनी 5000 या फिर 500 सिस्टम कनेक्ट करा सकती है, तो इसको बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। तो अगर आप इस एक आईपी को स्कैन करोगे या फिर हुइस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑटोनोमस सिस्टम है ना। जैसा कि हमने बात किया हुइस एक प्रोटोकॉल है, ये रन होता है टीसीपी 43 पोर्ट नंबर पे, एंड ये एक वेबसाइट नहीं है। कई लोगों को लगता होगा कि जो हुईस है उसको तो हम सिंपली हम इंटरनेट पे हुईस.com में जाके हम एक्सेस कर सकते हैं, बट ये एक वेबसाइट नहीं है। ये एक प्रोटोकॉल, क्वेरी बेस्ड प्रोटोकॉल है जो कि पोर्ट 45 में रन होता है।
इसके साथ-साथ ये ऑनलाइन सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं जिसको आप वेब के थ्रू एक्सेस करते हो। ओके? तो यहाँ पे है हू इज़ डोमेन टूल्स या फिर whois.ayana.org, ये ऑनलाइन सर्विसेज़ है जो व्होइस प्रोवाइड करता है। कोई डाउट? नो। ओके, आप में से किस-किस को समझ आ रहा है? किस-किस को समझ आ रहा है? ओके, ओके, परफेक्ट। तो देखिए व्होइस को यूज़ करने का ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। आपको सबसे पहले क्या टाइप करना है, व्होइस कमांड टाइप करना है एंड कौन-सा वेबसाइट या फिर आईपी या फिर कुछ के भी ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको वो लिख देना है। तो इस केस में हमने क्या लिखा, एक वेबसाइट लिखा, इसको आप चेंज कर सकते हो। लेट्स से हमने google.com लिखा। अब रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके का आता है। यहाँ पे सबसे पहले डोमेन नेम, रजिस्टर्ड आईडी, व्होइस सर्वर, रजिस्टर्ड यूआरएल, क्रिएशन, ये सारा जो है ये डिटेल है। ये सारा डिटेल कहाँ से आया? व्होइस के थ्रू आया। अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। अब इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप फर्दर इनुमरेशन कर सकते हैं। ठीक है? इसीलिए जब भी आप इनोवेशन स्टार्ट करें तो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि आप क्विज़ से ही स्टार्ट करें। अब हमने जो ऊपर देखा, ये रिज़ल्ट, अब बात करते हैं इस रिज़ल्ट में है क्या? सबसे पहले व्होइस आपको क्या देगा? डोमेन नेम देगा। आप कौन-सा डोमेन के बारे में सर्च कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, वो आपको रिप्रेज़ेंट कर देगा। उसके बाद रजिस्ट्रार, हमारे पास कुछ डोमेन रजिस्टर कंपनीज़ होती हैं। जैसे अगर मुझको एक डोमेन चाहिए, मान लीजिए मुझको एक डोमेन चाहिए EIS.com। अब ये डोमेन मैं ऐसे ही नहीं खरीद सकता। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे मैं इन डोमेन को खरीद लूँगा। फर्स्ट वेबसाइट है गोडैडी, सेकंड वेबसाइट है नेमचेप। डिफरेंट वेबसाइट और भी होती है, वहाँ पे जाके हमें डोमेन रजिस्टर या फिर डोमेन खरीदना पड़ता है। अगर ये डोमेन मैंने इस वेबसाइट से खरीदा, तो रजिस्टर्ड में आपका ये वेबसाइट शो होगा एंड इससे आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर डोमेन ने कहाँ से खरीदा गया। ओके? एंड रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट, अब ये डोमेन किसने खरीदा या फिर डोमेन कौन ओन करता है? अगर ये एक छोटा वेबसाइट है जैसे स्टार्टअप या फिर नॉर्मली कोई जनरल छोटा वेबसाइट, तो वहाँ पे पर्सनल का मतलब पर्सन का इन्फॉर्मेशन होता है। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा है तो उनका ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट। अब ये वो चीज़ है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो चीज़ है, बड़े वेबसाइट्स जब आप खरीदेंगे या फिर बड़े वेबसाइट का जब आप व्हॉइस रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें रहता है, ये छोटे-मोटे वेबसाइट में नहीं रहता। अब ये पर्सन क्या करते हैं, जो डोमेन मैनेज करते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन रहता है। मान लीजिए मैंने एक डोमेन खरीदा yes.com, अब इसी को मैं ही मैनेज करूँगा, तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे भी नाम होगा। डोमेन मैंने ही खरीदा, मेरा यहाँ पे भी नाम होगा। बट अगर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा है, मतलब एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा है, तो हो सकता है खरीदना मतलब जिस पर्सन ने उसको खरीदा उसका नाम अलग हो, जो पर्सन उसको मैनेज कर रहा हो उसका नाम अलग हो। उसके बाद टेक्निकल कॉन्टैक्ट, डोमेन से रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज को कौन हैंडल करता है? तो डोमेन से रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज को कौन हैंडल करता है? इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा।
ओके। एंड देन क्रिएशन एंड एक्सपायरी डेट, डोमेन कब खरीदा गया था एंड ये कब एक्सपायर हो रहा है, आप उसको भी देख सकते हो। जनरली कई केसेस में क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो बड़े बड़े डोमेन माफियाज होते हैं वो क्या करते हैं, अगर कोई भी डोमेन एक्सपायर हो रहा है ना, तो सेम टाइम जब डोमेन एक्सपायर होता है तो इन वेबसाइट्स पे डोमेन अवेलेबल हो जाता है। तो जब डोमेन एक्सपायर होता है, थर्ड पार्टी कंपनी इस डोमेन को परचेज कर लेती है एंड सेम डोमेन को ये हाई प्राइस पे सेम कंपनी को बेच देती है। करेक्ट, तो ये ऐसे काम करता है। एंड दूसरा नेम सर्वर। अब ये नेम सर्वर क्या है, हम, हाँ देखिए, अगर आप एक वेबसाइट का नाम टाइप करोगे ना, तो एक सर्वर होता है जो वेबसाइट के नाम को आईपी के थ्रू कन्वर्ट करता है एंड आगे प्रोसीड कर देता है, तो इसको बोलते हैं नेम सर्वर। अब यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि कौन सा नेम सर्वर यहाँ पे यूज हो रहा है, तो आपको ये भी दिख जाएगा कि कौन सा नेम सर्वर यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नहीं। अब ये इन्फॉर्मेशन आप बताओ, ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है या नहीं है स्टार्टिंग फेज के लिए। अगर इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट मानते हो या नहीं मानते आप, बताओ, आप लोग बताइए। Yes, sir. ओके, एनीवन, किसी को कोई डाउट? No. परफेक्ट। अभी हम बात करते हैं कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हु इज, है क्या चीज़, आपको पता है ये एक प्रोटोकॉल है, बट ये बना क्यों था, ये बनाया किसने था, बाकी जो सारी सर्विसेज रहती हैं वो क्या हैं, जैसे कि आयाना और भी डिफरेंट सारी सर्विसेज रहती हैं, उनका रोल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बताओ। आपको हुइस के बारे में तो पता चल गया, लेकिन हुइस के हिस्ट्री के बारे में पता है क्या? No. तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो एक पर्सन था, एलिजाबेथ फ्रैंकलिन, ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट था। जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था ना, या फिर जब इंटरनेट बन रहा था, तो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। बाकी और भी पर्सन थे जिन्होंने हेल्प किया था। अब हुआ क्या, ये 1970s का बात है। इनके टीम स्टैनफोर्ड में एक रिसर्च सेंटर है जिसको बोलते हैं एनआईसी। अब एनआईसी ने एक चीज डेवलप किया जिसको बोलते हैं हुइस, ठीक है। अब ये डेवलप क्यों किया, क्योंकि जो भी उस टाइम पे आरपानेट पे जो भी चीजें कनेक्टेड थी, आरपानेट किस किस को पता है, आरपानेट किसको पता है? No idea. ओके, तो आरपानेट एक इंटरनेट का वर्जन था पहले, ठीक है, जो कि यूएस आर्मी या फिर यूएस नेवी यूज करती थी एंड बाद में इसको ग्लोबलाइज कर दिया गया, जिसको हम आज इंटरनेट के रूप में जानते हैं। तब आरपानेट था, तब बस यूएस के पास इसका कंट्रोल था, यूएस ने इसको ग्लोबल कर दिया एंड आज के टाइम पे इसको बोलते हैं इंटरनेट, द अर्ली इंटरनेट आप इसको बोल सकते हो।
तो ARPANET पे जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड थे ना, उनको मैनेज करने के लिए एक डायरेक्टरी बनाया, जिसको बोलते हैं हुइस डायरेक्टरी, टू मैनेज एंड ट्रैक द रिसोर्स ऑन ARPANET। अब उन्होंने हुइस डायरेक्टरी बनाया एंड डेटाबेस भी बनाया, ताकि ये जो सारा डिटेल है वो सारा डिटेल डेटाबेस पे सेव कर सके या स्टोर कर सके। अब ये डिटेल क्या क्या लेते थे? नेटवर्क यूजर का डिटेल लेते थे, होस्ट नेम, डोमेन नेम, इन सब का डिटेल लेते थे, ठीक है। एंड यही फाउंडेशन है हुइस का। आज के टाइम में हुइस भी आपको यही डिटेल देता है, नेटवर्क रिसोर्स का डिटेल दे दिया, डोमेन नेम का डिटेल दे दिया, होस्ट नेम का डिटेल दे दिया, है ना। यही चीज तो आज के टाइम में भी हुइस प्रोवाइड करता है। अब ये यहाँ पे हुइस स्टार्ट हो गया, बट उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, तो आगे आगे ये ऑर्गेनाइज होता गया। जैसे जैसे इंटरनेट ग्लोबलाइज हुआ, हुइस जो सिस्टम था वो बहुत ही सारे डोमेन, जैसे इंटरनेट जैसे ग्लोबलाइज हुआ, सबके लिए इंटरनेट ओपन हो गया, तो सारे यूज़र आएंगे, अपना डोमेन नेम रजिस्टर करेंगे। तो ये करते करते हुइस में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लोड आ गया, इतना नंबर ऑफ डोमेन एंड आईपी को ये हैंडल नहीं कर पाया। तो इसको फिक्स करने के लिए ना रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, RIRS, ये आप CH में पढ़े होंगे इसके बारे में, ये क्रिएटेड हुआ, ये डेवलप हुआ, ये क्रिएट हुआ कब, 90s के टाइम पे। इसको बनाया किसने? रैंडी बुश एंड जॉन पर्स्टल। ये एक न्यू सिस्टम था। अब ये सिस्टम क्या करता था? पहले जो हुइस था ना, एक जगह सारा डेटा स्टोर करता था, तो लोड पड़ गया। अब जब रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री बना, इसने क्या किया, इसने जो भी इंटरनेट का जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता था ना, उनको डिवाइड कर दिया रीजन्स में, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेट रिसोर्स इनटू डिफरेंट रीजन्स। अब जैसे एक इंडिया एक रीजन हो गया, साउथ ईस्ट एक रीजन हो गया, तो यहाँ पे जितने सारे इंटरनेट डोमेन्स आईपी रजिस्टर्ड हुए होंगे, वो एक पर्टिकुलर रीजन के पास ही उसका डिटेल्स या डेटाबेस होगा। ऐसे करते करते ये ऑर्गेनाइज हुआ, एंड इसने क्या किया, जो हुई है ना उसको मोर ऑर्गेनाइज कर दिया, स्केलेबल भी हो गया एंड रिलायबल भी हो गया। ये आपको समझ में आया हुईस और IRIs का क्या डिफरेंस है? Yes. Yes, sir. ना अब आयाना तो आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नंबर्स, ठीक है, नेम्स एंड नंबर्स। बेसिकली आयाना क्या है, जितने भी आप डिवाइस खरीदते होगे ना, तो सब में आप क्या देखते हो, आईपी देखते हो। अब ये आईपी डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? तो ये आईपी आयाना डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने आसूस का लैपटॉप खरीदा तो आसूस खुद आईपी बनाते हैं, नहीं, आसूस आईपी लेता है आयाना से, परफेक्ट। एंड आयाना बाद में हुइस के साथ मिलके इसका डिवाइस का जो भी रहता है, सेव करना इंफॉर्मेशन, ये सारा चीज़ हैंडल होता है, परफेक्ट। अब देखिए 98 में आयाना बना। अब ये किस लिए बना? डोमेन नेम मैनेज करने के लिए एंड हुइस जो है उसका सर्विस और इम्प्रूव करने के लिए। तो आयाना जब बना था तो आयाना आयाना ने क्या किया, कुछ रूल्स सेट किया हुइस पे, ठीक है। अब रूल क्या था, जो भी डेटा होगा वो आप एक्यूरेट रखिएगा एंड ऑर्गेनाइज रखिएगा, ठीक है।
अब ये क्या हुआ, डेटा अगर एक्यूरेट है एंड ऑर्गेनाइज है तो पहले एक क्राइम होता था, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर कोई भी डोमेन एक्सपायर हो रहा है तो सेम टाइम में कोई दूसरा पर्सन उस डोमेन को खरीद के सेम कंपनी को हाई प्राइस पे बेच देता था। इसको क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, डोमेन बस प्रॉफिट के लिए बाय करते हैं एंड ट्रेड कर देते हैं। तो इन सबको सॉर्ट करने के लिए आयाना बना। अब आयाना क्या करता है, जो भी इज रजिस्टर्ड है आयाना के पास इसका रिकॉर्ड है। अब वो इसमें प्रॉपर डेटा डालता है आयाना, एंड ऐसे जो इश्यूज है ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब एक आपका ये था कि डोमेन कोई भी लिया और प्रॉफिट के लिए बेच दिया। दूसरा था आपका ट्रेडमार्क डिस्प्यूट। मान लीजिए google.com मैंने भी खरीद लिया। अब google.com मेरे पास भी है, गूगल के पास भी है। बिलोंग google.com जो है वो किसको बिलोंग करता है, या किसने पहला google.com डोमेन खरीदा, ये डिसाइड कैसे होगा। तो उसके लिए भी आयाना क्रिएट हुआ था, एंड इसी को बोलते हैं ट्रेडमार्क डिस्प्यूट। अब ये सॉल्व करने के लिए ना आयाना ने UDRP पॉलिसीज लॉन्च किया। ठीक है, विच हेल्प टू सेटल द डिस्प्यूट विदाउट गोइंग द कोर्ट। अब ये UDRP जो पॉलिसीज है इसके थ्रू जो भी ट्रेड डिस्प्यूट है ये इंटरनली सॉल्व हो जाते हैं। इफ नहीं होते तो आपके पास अदर वेज हैं। ओके, तो हुईज को बेटर करने के लिए इसमें आयाना का भी कंट्रीब्यूशन है। एंड देन मेन चीज, GDRP एड। अभी GDRP क्या है, बात करते हैं। आपने अभी हुईस में अगर आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स शो होगा, कुछ डिटेल्स नहीं शो होगा। जैसे पर्सन का नेम यहाँ पे शो नहीं होगा, कंपनी शो होगा लेकिन कंपनी का प्राइवेट इंफॉर्मेशन शो नहीं होगा। अगर आप देखेंगे फेसबुक तो मार्क जकरबर्ग ने पहले खरीदा था डोमेन, तो लॉजिकली फेसबुक का नाम तो यहाँ पे मतलब मार्क जकरबर्ग का नाम यहाँ पे होना चाहिए, उनका कॉन्टैक्ट नेम यहाँ पे होना चाहिए। अब ये डिटेल बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट एंड सेंसिटिव है ना, तो ये डिटेल आपको शो नहीं होगा। अब ये डिटेल क्यों शो नहीं होगा, वो GDRP रूल की वजह से या फिर पॉलिसीज की वजह से। अब यहाँ पे हुआ क्या था, जब हुईस था तो पर्सनल डिटेल लाइक नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर तक पब्लिकली अवेलेबल होते थे, या फिर अगर आप किसी भी डोमेन का हुईस करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन हुईस के साथ आपको इजीली एक्सेसिबल होता था। अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कंसर्न था प्राइवेसी का, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ इन्वेंट हुआ 2018 में जिसको बोलते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। अब इसने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स इम्प्लीमेंट किए पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए। आज के टाइम में अगर आप हुईस पे जाओगे तो आपको पर्सनल डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस रूल के थ्रू ना कोई भी यूज़र अगर अपना डेटा चाहे तो प्राइवेट कर सकता है। जैसे अगर मैं चाहूँ तो अ, मेरा जो यूज़र नेम है जिसके थ्रू मैंने डोमेन परचेज किया, मैं थोड़े से पैसे दे के उसको हाइड कर सकता हूँ। ओके, तो ये किसकी वजह से होता है, ये GDRP की वजह से होता है, GDPR की वजह से होता है। अब आज के टाइम में हुईस ये लॉ फॉलो करता है जिसकी वजह से जो पर्सनल डेटा है वो पब्लिक के पास नहीं आती या फिर वो हाइड रहती है। परफेक्ट। स्टिल पहले का जो डेटा था ऑब्वियसली वो आज भी पब्लिकली ही अवेलेबल है, क्योंकि ये जो लॉ था ये 2008 में बना था। पहले जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ था वो डेटा सारा पब्लिकली अवेलेबल है।
तो इसको ओवरकम करने के लिए एक नया सिस्टम बना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम रजिस्ट्रेशन डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रोटोकॉल है, सेम आपका हुइस की तरह ही प्रोटोकॉल ये भी है, बट इसमें और हुइस में डिफरेंस ये है ना, यहाँ पे आपका जो पब्लिक या फिर जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। वेयर एज हुइस में क्या रहता है, वो पब्लिक हो जाता है अगर आप उसको प्राइवेटली अलाउ या डिसअलाउ ना करो तो, ठीक है। अब इसको बनाया किसने था, इंटरनेट पे एक टर्म यूज होता है, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इन्होंने ये प्रोटोकॉल बनाया है। ये टास्क फोर्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं चाहूँगा कि आप इस टास्क फोर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये जो आरडैप प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, एक सिक्योर एंड सेफ वे प्रोवाइड करता है डोमेन इंफॉर्मेशन एक्सेस कराने के लिए। परफेक्ट। कोई डाउट? नहीं। ना, अब एक क्वेश्चन ये है, जब आरडैप है तो क्या हुइज आज भी यूज होता है? अगर हुइज आज भी यूज होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि इससे सिक्योर तो ये है ना, ये तो सिक्योर नहीं है क्योंकि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन अभी भी दे देता है। आपको क्या लगता है? हम्म, बताओ, कोई आइडिया? किसी को कोई आइडिया? एनीवन? आप लोग समझ रहे हो? किसी को समझ आ रहा है क्या ये? जी सर। ओके, तो जैसा कि हमने बात किया कि हुइस जो है प्राइवेट इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल कर देता है, एंड हुइस का अपडेटेड वर्जन क्या है, आरडैप, ठीक है। इस इशू को प्रिवेंट करने के लिए ये बना था। तो आज के टाइम पे हुइस क्या यूज होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो आप लोग को क्या लगता है क्यों यूज होता है? कोई बताना चाहेगा? कोई? आरडेप तो शायद कुछ वो नहीं है, रजिस्ट्रेशन डाटा कुछ करके प्रोटोकॉल, मतलब हाँ, ऐसे ही कुछ है शायद जी जी, डेटा। हाँ वो सेम चीज़ है, बट हुइस भी तो सेम है ना, रिकॉर्ड हुइस रखता है। यहाँ पे भी तो जो भी चीज़ रजिस्टर्ड हो रहा है इंटरनेट पे उसका रिकॉर्ड ये रखता है ना, आरडैप, है ना। हम्म। सर, होता तो है शायद, बट शायद ये कुछ इस तरीके से मेरे को तो काफी टाइम पहले का मशीन रिलेटेड शायद आरडेप का कुछ वर्क है, क्योंकि फॉर्मेटिंग का कुछ एग्जैक्टली मेरे को आ नहीं रहा पॉइंट इसका, कि वर्ड दोनों ही फंक्शनली दोनों का एक ही है, बट आरडेप जो करता है आई थिंक मशीनिंग फॉर्मेटिंग समथिंग कुछ ऐसे करके था सर, मुझे इतना क्लैरिटी है नहीं इसकी ज्यादा। नहीं, ये हुइस तो पता चल गया ना। हाँ हो इसका तो वर्क कर हो रहा तो हुइस के थ्रू हम क्या करते हैं, अगर मैंने एक वेबसाइट खरीदा, है जी। अब हुइस आप अगर यहाँ पे हुइस टाइप करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा ना, नेम, किसने हाँ खरीदा, जी। मेरा फ़ोन जी। नंबर, मेरा एड्रेस, ठीक है, डोमेन का एक्सपायरी डेट,
अब ये इन्फॉर्मेशन कितना सेंसिटिव है या नहीं है आप बता दीजिए। मेरा नेम सेंसिटिव है, ऑब्वियसली है। मेरा फ़ोन नंबर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मेरा एड्रेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना? जी सर, ऑल द इन्फॉर्मेशन है। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा एड्रेस, अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी मुझको कॉल कर लेगा, कोई भी मेरे एड्रेस पे आ जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इन इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ बना था, जीडीपीआर, ठीक है? इसके साथ-साथ एक लेटेस्ट एंड अपडेटेड प्रोटोकॉल भी बना था, जिसको हम बोलते हैं आरटैप। अब ये एकदम मॉडर्न प्रोटोकॉल था, वो इसका रिप्लेसमेंट था। अब इसके थ्रू अगर आप कुछ भी चीज़ एक्सेस करोगे ना, तो उसमें अगर डोमेन का इन्फॉर्मेशन अगर आप एक्सेस कर रहे हो, तो मेरा नाम नहीं आएगा, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस नहीं आएगा, डोमेन से रिलेटेड सर ये इन्फॉर्मेशंस ही जीडीआर तो आएँगी। क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर जीडीआर का एक बार थोड़ा-सा ब्रीफ। जीडीआर का आप क्या बोल रहे जो अभी आपने बताया ना इसके लिए जो जीडीआर देन आरडैप आया है, तो हैं? हाँ, हाँ। जीडीआर के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ। हाँ, जीडीआर एक लॉ था, ठीक है? सबसे पहले आया आपका जीडीआर, तो जीडीआर एक लॉ था, जैसे हू इज़ नेम लिख कर दे रहा है, फ़ोन नंबर एंड ये सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो हू इज़ को कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली कोई लॉ फॉर्म तो होना ही पड़ेगा ना, जिसमें सारे पॉलिसीज़ लिखे रहते हैं। तो जीडीआरपी में ये सारी पॉलिसीज़ लिखे रहते थे कि जब भी कुछ चीज़ रजिस्टर्ड होगा एंड वो चीज़ अगर हू इज़ के पास जाएगा, तो आपको क्या चीज़ दिखाना है एंड क्या चीज़ नहीं दिखाना है। तो नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इसको आप मत दिखाओ। ओके? तो ये बस एक लॉ था। एंड उसके बाद आरडैप बना, जिसमें ये फीचर्स पहले से थे। ओके? कोई डाउट यहाँ पे? हेलो? हेलो? No, sir. ओके। तो आप लोग को क्या लगता है हुईस आज भी यूज़ होता है या नहीं होता है? क्योंकि हुईस का रिप्लेसमेंट या फिर आप बोल लो सिक्योर्ड वर्ज़न तो यहाँ पे है ना? क्या लगता है आपको? आप बताओ? तो मुझे तो आरडैप लग रहा है मच मोर सिक्योर देन हू इज, आई थिंक आरडैप। नहीं, आरडीएफ सिक्योर्ड है। आज के टाइम में आपको क्या लगता है हुईस अभी भी यूज़ हो रहा होगा या नहीं? हुँ? तो नॉट श्योर, मे बी रिप्लेस्ड बाय आरडैप और समथिंग। ओके। तो आज के टाइम में भी हुईस यूज़ होता है। अब इसका रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पुराना प्रोटोकॉल है ये, ठीक है? एंड इसके साथ पुराने बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एंड ये जो है आरडीएफ जो कि 2018 में 2018 या 2008 में बना था। तो इससे पहले ये जो बीच के डिवाइसेस है ना, ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है? ऑब्वियसली हुईस में रजिस्टर्ड है। अब यहाँ से अभी यहाँ तक जो भी डिवाइस है,
हो सकता है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हो, या हो सकता है वो हुइस में ही रजिस्टर्ड हो। तो इसलिए आज भी हुइस यूज होता है। ठीक है, कोई क्लियर, किसी को कोई डाउट? ओके। जैसा यहाँ पे है, ये आउटडेटेड तो है, बट आज भी रजिस्ट्रार्स ऑर्गेनाइजेशन हुइस को सपोर्ट करते हैं। सेम वो आरडेप को भी सपोर्ट करते हैं। ना एक मेन क्वेश्चन, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हुइस हमारे किस काम का है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अगर कोई किसी पर्सन को आपको आइडेंटिफाई करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको डिस्कवर करना हो, डेटा एनालिस्ट करना हो, मतलब डेटा एनालाइज करना हो, तो आप इस काम को हुइस में ले सकते हो। जैसे पहले हुइस क्या था, इनफैक्ट अभी भी कुछ वेबसाइट ऐसे होंगे जिनकी पर्सनल जो भी ऑनर है, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये आज भी लीक हो रहा होगा। उनको यूज़ करके आप फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग जैसे अटैक कर सकते हो। एंड इन्हीं अटैक की वजह से ये जो पर्सनल डिटेल्स थे, इनको बंद करने के लिए एक लॉ निकाला गया। ओके, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढ सकते हो, जैसे नेम सर्वर, आईपी एड्रेस, इन सब के थ्रू आप एक नेटवर्क डायग्राम बना के बता सकते हो कि हाँ, इस कंपनी का पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो गया, फिर क्या होगा। आप हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज कर सकते हो, जैसे जो ओनरशिप था, जैसे कि डोमेन का रजिस्ट्रेशन डेट, किसने रजिस्टर किया, इन सब चीज़ों को, इन सब डिटेल को हम क्या बोलते हैं? ओनरशिप बोलते हैं। वो कब कब चेंज हुआ है, आप वो देख सकते हो। जैसे आपको पता है ना, एक कंपनी में अगर आज कोई मैनेजर है, वो मैनेजर कभी ना कभी चेंज होगा। तो ये डिटेल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस केस में भी ओनरशिप डिटेल हमेशा अपडेट या फिर चेंज होती रहती है। तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो अपने पेन टेस्टिंग करियर या फिर जर्नी में। ओके, किसी को कोई डाउट? नो। इसके अलावा और एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। उससे पहले हम सीखेंगे यूटिलाइज करना हुइस को। अगर इन केस, इन फ्यूचर, अगर आपके पास कोई फिशिंग का ईमेल आ जाए, फिशिंग आप लोग समझते हो? कौन कौन समझता है फिशिंग? कौन कौन समझता है? किस किस को पता है फिशिंग के बारे में? ओके, ओके, आपको पता है, एंड और किसी को? ओके, ओके, Yes, sir. हाँ, ओके, तो मैं एक बात बता देता हूँ, फिशिंग बेसिकली है क्या। जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैं एक कंपनी ओन करता हूँ। मान लीजिए कंपनी का नाम है ए। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे। अब मेरा ईमेल है यहाँ पे। अब इस ईमेल के थ्रू मैं अगर इन सारे लोगों को एक मेल भेज दूँ, तो ये सारे जो लोग हैं, ये इस मेल को जेन्युइन समझेंगे या फिर फेक समझेंगे? हुँ, क्या समझेंगे? मैंने अपना मेल से सारे एम्प्लॉयज़ को एक मेल भेजा। हेलो, हाँ, हेलो, हेलो, हेलो विकास, हाँ, आवाज़ आ रही है? हाँ,
हेलो। ओके, तो आप लोग बताओ, अगर मैंने अपने मेल से सारे एम्प्लॉयज़ को मेल किया, तो ये एम्प्लॉयज़ क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? ये मेल मैंने किया या फिर किसी और ने किया, इस मेल को जेन्युइन समझेंगे या फेक समझेंगे? हाँ, मैं ऑडिबल हूँ? हेलो, आप लोग को वॉइस आ रहा है? यस सर। हुँ। ये जो सिनेरियो है, अगर मैंने किसी को मेल भेजा, तो ये जो एम्प्लॉयज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिनेरियो है ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है क्या यहाँ पे? कुछ कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे? आप लोग को समझ आया ये या नहीं आया? आ गया सर। तो आप लोग एक बात बताओ, अगर मैंने कंपनी के ईमेल से अगर एम्प्लॉय को मेल भेजा, तो एम्प्लॉयर्स क्या समझेंगे, ये मेल फेक है या जेन्युइन है? सर अगर कंपनी की मेल से आएगा तो सबको यही लगेगा कि जेन्युइन है। ओके, बट क्या हो, यहाँ पे एक हैकर बैठा है जो कि सेम मेरा ही ईमेल यूज करके एम्प्लॉयज को मेल भेज रहा है कि आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। तो अब इस केस में जो एम्प्लॉयज हैं, ये इस मेल को फेक समझेंगे या जेन्युइन समझेंगे? बताओ। मेल सेम है, बस मेल अटैकर ने किया है। तो एम्प्लॉयर जो हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो इस मेल को फेक समझेंगे या जेन्युइन समझेंगे? जेन्युइन ही समझेंगे लेकिन फेक होगी वो। जी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिशिंग। ठीक है, यहाँ पे इस अटैकर ने क्या किया, एक फेक मेल, ठीक है, जो कि रेप्लिका था कंपनी का मेल का, उसके थ्रू एम्प्लॉयज को मेल भेजा एंड कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए फोर्स किया। एम्प्लॉयज सोचेंगे ये कंपनी का मेल है, हमें ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करेंगे, जैसे ही डाउनलोड करेंगे, ये जितना भी सिस्टम है, इनका एक्सेस सीधा अटैकर के पास चला जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फिशिंग। अब ये होता कैसे था, जो पहले वॉइस का रिकॉर्ड था ना, वहाँ पे नेम लीक हो गया, ईमेल लीक हो गया, फ़ोन नंबर लीक हो गया। तो ऐसी चीज़ें लीक होने के बाद ना, आप अपना खुद का एक फेक मेल बना सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरा ईमेल है यहाँ पे, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो सेम मेल तो मैं रजिस्टर नहीं कर पाऊँगा, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक छोटा-सा ट्रिक यूज़ करूँगा। ये जो ए है ना, मैं ऐसे लिख दूँगा। अब आप बताओ, ये दोनों मेल सेम है या नहीं है? सेम है सर। नहीं, ये दोनों मेल सेम नहीं है, बस ये सेम दिखते हैं। अब ये सेम क्यों नहीं है? ये जो लेटर है ना ए, ये इंग्लिश का लेटर है। ये जो ए है ना, ये आप रोमन रोमन इंग्लिश समझते हो? तो रोमन इंग्लिश में कुछ लेटर्स होते हैं जो कि आइडेंटिकल टू इंग्लिश लेटर्स होते हैं। तो इनका यूज़ करके ना हम फेक मेल बनाते हैं। जैसे ए हो गया, है ना? एस के लिए कुछ अलग यूज़ हो गया, है ना? तो ऐसा, ठीक है? ओके? लेकिन सर ईमेल में तो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होते हैं ना। तो ये स्पेशल कैरेक्टर थोड़ी ना है, ये तो कैरेक्टर है ना। ये मतलब इंग्लिश के ही कैरेक्टर शायद अलाउड होते नहीं, हैं नहीं, मेरे नहीं, ख्याल नहीं, से। आप कुछ भी कैरेक्टर डाल सकते हो ना।
आपने यहाँ पे देखा है ना, किसी का डॉट रहता है, ईमेल में किसी का डॉट रहता है, नंबर रहता है ना। ये सर डॉट और डैश और अंडरस्कोर अलाउड होते हैं आई गेस। अगर आप एक मेल बनाने का ट्राई करो, ये मैं पहले का टाइम का बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो पहले का टाइम में ऐसा होता था। एंड पहले का टाइम में अगर आप कुछ डोमेन परचेज कर रहे हो ना, डोमेन में तो आई थिंक ये आज भी चलता है। अगर आप डोमेन परचेज कर रहे हो google.com, तो आप जी तो ये लगा दो। अब ये जो डबल ओ है ना, इसको आप रोमन वाला ओ लगा दो, जो कि ऐसा होता है। अब दोनों दिख तो आइडेंटिकल ही रहा है ना, बट यहाँ पे इस जो लेटर है, इस पे कोई भी फोकस नहीं करता। एंड जो भी हैकर्स होते हैं ना, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि आप बस नाम पढ़ोगे, छोटे-छोटे डिटेल पे आप फ़ोकस नहीं करोगे। तो इसी को बोलते हैं फ़िशिंग। एंड इसी तरीके से जो भी फ़िशिंग का जो भी फ़ेक मेल या फिर फ़ेक डोमेन क्रिएट होता है, वो इसी तरीके से क्रिएट होता है, ठीक है? एंड जब ये आपके पास जाएगा तो आप सोचो कि ये जेन्युइन है। परफेक्ट। नाउ अभी आप इसको पता कैसे लगाओगे कि ये जेन्युइन है या फ़ेक है? अब आप ये मत बोलिएगा कि मैं एक-एक चीज़ ध्यान से देखूँगा, जैसे जी, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये काम करता तो ये अटैक आउटडेटेड हो चुका होता। ये अटैक स्टिल एक्टिव है, दैट मीन्स ये काम नहीं कर रहा है। मतलब अटैकर के लिए काम कर रहा है, बट यूज़र के लिए आइडेंटिफ़ाई के लिए काम नहीं कर रहा है ना। तो इसको आप कैसे आप चेक कर सकते हो, ये जो भी मेल या फिर जो भी ईमेल आया है वो एक्चुअली में जेन्युइन है या नहीं है? मान लीजिए एक ईमेल पे एक लिंक आया, फेक मेल था, फेक मेल पे ये लिंक आया, जो कि ये अटैकर का था, ये वाला। अब इस लिंक को आप वेरीफ़ाई कैसे करोगे? हाँ, कोई आइडिया है आप लोग के पास वेरीफ़ाई करने के लिए? कोई आइडिया है क्या आप लोग के पास? नो सर। शायद आईपी एड्रेस से कर सकते हैं क्योंकि आईपी एड्रेस तो सबका अलग होता है। नहीं, आईपी एड्रेस से भी आप क्या ही कर लेंगे? हुँ, आईपी एड्रेस से भी नहीं, क्योंकि google.com, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ ऐसे डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट आरयू, डॉट यूके, डॉट सीके, डॉट पीके, इन सब का आईपी तो डिफरेंट होगा ना, है ना? डिफरेंट आईपी होगा। लेकिन ये सारे सर्विसेज़ तो गूगल के होंगे ना, यहाँ पे google.com आप ओपन करते हो तो क्या क्या ओपन होता है? गूगल। गूगल डॉट इन ओपन करो तो क्या ओपन होता है? गूगल। और गूगल डॉट आरयू ओपन करो तो गूगल। तो यूनिवर्सल के लिए ग्लोबली google.com, कंट्री के लिए डॉट इन, रशिया के लिए डॉट आरयू, है ना? तो आईपी तो सबके डिफरेंट ही होंगे ना, बट एक दूसरे के साथ मैप होंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप आईपी के बेसिस पे तो नहीं कर पाओगे, तो कैसे आप लोग कर पाओगे? किसी को कोई आइडिया? आइडिया? एनीवन? नो वन? किस किस को समझ आया ये? आदर्श, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो। हाँ, हाँ, अब आ रही है। हाँ, उस टाइम थोड़ा सा इश्यूज हो गया था मेरे में। ओके। ओके, तो ये समझ आ गया ना? सर हुईस से कर लेंगे चेक। हाँ, परफेक्ट।
तो हम हुइस से कर लेंगे। अब हुइस से हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अगर ये डोमेन रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है, अब मान लीजिए ये एक डोमेन है या फिर ये एक लिंक है स्लैश कुछ भी। अब इस लिंक पे आप क्या करेंगे या फिर इस डोमेन पे हुइस करेंगे। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अटैकर का है? आपको कुछ चीज़ों पे नोट करना पड़ेगा। जैसे अगर ये रेपुटेटेड डोमेन है तो ये रिसेंटली रजिस्टर्ड नहीं हुआ होगा। अगर ये 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले रजिस्टर्ड हुआ है तो ये रेपुटेटेड नहीं है ना। समझ रहे हो? तो ऐसे आप पता कर सकते हो कि कब रजिस्टर्ड हुआ है एंड ये एक्सपायर कब होगा। अगर 10 दिन के लिए रजिस्टर्ड हुआ है या फिर अगले महीने एक्सपायर हो रहा है तो ऑब्वियसली ये फेक है। क्योंकि अगर ये एक्चुअल होता तो कोई क्यों ही 10 दिन या 20 दिन का डोमेन का वैलिडिटी लेके घूमेगा। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप फिशिंग मेल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा चीज़, मालवेयर एनालाइज भी आप कर सकते हो। अब मालवेयर एनालाइज कैसे कर सकते हैं? ये एक्चुअली होता है, ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में होती हैं, बट हमें बस हुइस का यही मतलब पता है कि कोई भी एक डोमेन को लुकअप करो और कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन निकाल लो, ऐसा नहीं होता। मार्केट में ये एक्चुअली यूज़ होता है। अब जैसा कि मैंने बताया, अटैकर ने फेक मेल से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराया। मान लीजिए जो भी एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया। अब ये इन्फेक्टेड कंप्यूटर सारे क्या हो गए? इन्फेक्ट हो गए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद। अब ये सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है ना, कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स हैं, ये फाइल्स को एक दूसरे सर्वर पर कॉपी कर रहा है। अब ऑब्वियसली अगर सर्वर पे कॉपी कर रहा है तो लिंक तो होगा ना, यूआरएल तो होगा इस सर्वर का। सर्वर क्या है? वेबसाइट है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? या तो आईपी होगा या तो सर्वर का यूआरएल होगा। जैसे मान लीजिए attacker.com। तो अब आप क्या करोगे? ये जो यूआरएल है इस पे आप क्या करोगे? हुइस करोगे एंड हुइस करके आप पता लगा सकते हो, अच्छा ये रजिस्टर कब हुआ था, ये एक्सपायर कब होगा, ये किसके नाम पे है, इसका आईपी क्या है, ये कौन सी लोकेशन पे रजिस्टर्ड हुआ था एंड कौन सा रजिस्ट्रार ने इसको इस डोमेन को रजिस्टर किया। अब रजिस्ट्रार तो आपको पता हो गया होगा ना, जैसे GoDaddy। अगर ये GoDaddy से रजिस्टर्ड हुआ है तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मल कंप्लेंट GoDaddy को कर सकते हो एंड GoDaddy रजिस्टर करने से पहले डॉक्यूमेंट पर्सनल डिटेल्स लेता है, तो ये आपको पर्सनल डिटेल्स दे देगा एंड उसके थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर आपको पता चला ये एक ऐसे, क्योंकि देखिए जो इस तरीके के अटैक्स हैं ना, इन इन अटैक्स को करने के लिए बुलेट प्रूफ होस्टिंग यूज़ किया जाता है। अब बुलेट प्रूफ होस्टिंग क्या है? एक ऐसा होस्टिंग जो होस्टिंग बहुत ही क्रिमिनल्स या फिर साइबर क्राइम करने वाले लोग यूज़ करते हैं एंड अगर इन होस्टिंग के ऊपर अगर आप कंप्लेन भी कर दो, केस भी कर दो ना, तो ये जो डिटेल्स हैं किसने रजिस्टर किया वो डिटेल्स शेयर नहीं करते। तो इसको क्या बोलते हैं? बुलेट प्रूफ होस्टिंग बोलते हैं एंड ये अटैकर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आपको पता लग गया, ओके ये एक रजिस्टर्ड है जिसके अगेंस्ट में ऐसे कंप्लेन बहुत ज़्यादा फाइल हुए कि फेक डोमेन रजिस्टर करना या फिर फॉर्ज डोमेन रजिस्टर करना। तो आप उससे भी पता लगा सकते हो। परफेक्ट। एंड एक रिपोर्ट बना के ये आगे किसी को फॉरवर्ड कर सकते हो। तो पता चल जाएगा ना, ओके अगर एक्सपायरी डेट ये है, रजिस्टर्ड कब हुआ था। तो इसमें एक पैटर्न होगा कि जैसे अटैक कंप्लीट हुआ, डोमेन एक्सपायर हो गया। डोमेन कहाँ से खरीदा गया था? बुलेट प्रूफ होस्टिंग से खरीदा गया था।
और कौन-कौन सा डोमेन खरीदा गया था, तो इसमें डिटेल्स सारे आपको मिल जाएँगी। ओके? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है? आप बताओ? यस सर। तो इससे पहले आपको व्होइस का यूज़ आता था इस लेवल पे? नो सर। तो व्होइस ऐसा नहीं कि बस एक वेबसाइट को लुकअप करने के लिए है। व्होइस से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें भी कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है कि हम व्होइस को किस वे पे यूज़ करें, वो है थ्रेट इंटेलिजेंस। अब मान लीजिए यहाँ पे हैकर्स के ग्रुप्स हैं, जो कि बैंक्स पे अटैक करते हैं। ऑब्वियसली फिशिंग अटैक करेंगे। अब आपके पास, अगर आप साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर हो, तो आपके पास एक रिपोर्ट आएगा ना। इस रिपोर्ट में क्या होगा, लिंक रहेगा कि अच्छा पहले एम्प्लॉयज़ को ये लिंक मिला था। जैसे ही एम्प्लॉयज़ ने इस लिंक पे क्लिक किया या इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, उनका सिस्टम हैक हो गया एंड आगे डेटा फर्दर सेंड हो गया। अगर आपके पास ये लिंक आया, तो आप इसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो व्होइस के बेसिस पे। अगेन, ये जो वेबसाइट है, ये कहाँ पे होस्ट हुए हैं? क्या बुलेट प्रूफ सर्विस यूज़ हुआ है? ये जब वेबसाइट या फिर डोमेन रजिस्टर्ड हुआ था, अटैक के कितने दिन पहले रजिस्टर्ड हुआ है? अटैक होने के बाद इनका क्या हुआ? क्या ये डोमेन अभी भी एक्टिव है या डीएक्टिवेट हो गए? तो ये सारा चीज़ आप एनालाइज़ कर सकते हो इसमें से एंड इसके बेसिस पे आप एक रिपोर्ट बना सकते हो एंड वो रिपोर्ट अगेन पब्लिकली कर सकते हो, ताकि आपको पता चले या फिर जो पब्लिक है उनको पता चले, अगर इस डोमेन से कुछ भी चीज़ आ रहा है, तो दैट मीन्स ये एक अटैक हो सकता है। तो आप रेडी रहना इसके लिए, ठीक है? एज़ अ डेंजर साइन, ठीक है? परफेक्ट, कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। तो ये 3 तरीके हैं जिनको हम लाइक एक नेक्स्ट लेवल पे हम व्होइस यूज़ कर पाएँ। अब इसके अलावा देखिए हम व्होइस कैसे यूज़ करें, हम वो बात करते हैं। अब हमने तो सीख लिया कि व्होइस इसको ऐसे यूज़ करते हैं। अब व्होइस हम कैसे यूज़ करें? तो सबसे पहली बात, बाय डिफ़ॉल्ट व्होइस आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, नहीं होगा, आप सुडो apt अपडेट कमांड लगाएँगे। सुडो को सॉरी आप व्होइस को ऐसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे जो आगे -y लगा हुआ है ना, कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो इंस्टॉलेशन के बाद आपको कुछ स्टेप्स माँगते हैं ना, आपको इसको अलाउ करना है, इसको डिसअलाउ करना है, ठीक है? ऐसा माँगता है, नहीं माँगता है? यस सर। हुँ, तो यहाँ पे वाई का मतलब ये है कि जहाँ-जहाँ पे अगर कुछ चीज़ माँगेगा ना, आपको इसको अलाउ करना है, डिसअलाउ करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट इसका आंसर रहेगा ना, वो सेलेक्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, ठीक है? तो इसलिए हम यहाँ पे -y लगा देते हैं एंड ये आप कोई भी टूल में कर सकते हो। नाउ बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे व्होइस को एक्सेस करना, यहाँ पे व्होइस एंड यहाँ पे हमने फेसबुक या फिर कोई भी अदर वेबसाइट का हमने नाम लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें व्होइस देगा। सबसे पहला डोमेन नेम जैसा हमने बात किया था। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड आईडी, ये आईडी इम्पोर्टेंट है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब रजिस्टर्ड व्होइस सर्वर, रजिस्टर्ड यूआरएल, अपडेट क्रिएशन। अब इसमें से ना कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट है एंड कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमें खुद से देखना पड़ेगा इन सब डिटेल्स में से, ओके? तो इन सब डिटेल्स में से क्या इम्पोर्टेंट है एंड क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमें खुद निकालना पड़ेगा।
सबसे पहले देख लेते हैं हमें यहाँ पे क्या-क्या डिटेल मिला। तो सबसे पहले डोमेन रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्ट्रार। तो डोमेन कहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है? GoDaddy पे, चीप मेल पे या फिर कहाँ पे उसका नाम है? कब रजिस्टर्ड हुआ डोमेन, कब एक्सपायर होगा? डोमेन ओनर कौन है? इस केस में मेटा है। डोमेन एडमिन कौन है? अब हर एक डोमेन का ना कोई एडमिन भी होता है और उस पर्टिकुलर डोमेन को मैनेज करने के लिए। उसका काम बस ये होता है कि डोमेन से रिलेटेड कुछ भी आपको मैनेज करना है। तो उसके लिए भी यहाँ पे कुछ डोमेन खरीद के रखते हैं। ऐसा नहीं कि फेसबुक में आप चले जाएँगे तो एडमिन का अलग से सेक्शन मिल जाएगा। उसका भी एक पर्टिकुलर डोमेन रहता है। जैसे यहाँ पे टेक सपोर्ट, facebook@tech.in, facebook@support.com, ये सारा भी क्या है? ये सारा भी डोमेन है ना, तो इसको भी हमें खरीदना पड़ता है। नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? अगेन अटैक, फेसबुक डॉट बैंक डॉट सपोर्ट, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक फेक मेल, फर्ज मेल भेज सकते हैं। सिंस यहाँ पे फेसबुक का नाम है तो कोई भी इजीली ट्रस्ट कर लेगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसमें कुछ चीज़ दिए रहते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद डोमेन स्टेटस। अब ये डोमेन स्टेटस जो है ना, ये एक सिक्योरिटी का काम करता है। अब पहले जैसा कि मैंने बात बताया, जब भी डोमेन एक्सपायर हो जाता था ना, या तो वो डिलीट हो जाता था या तो कोई उसको टेक ओवर कर लेता था, मतलब परचेज कर लेता था एंड सेम कंपनी को हाई प्राइस पे बेच देता था। ठीक है? तो इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है। अब ये प्रोटेक्शन डिलीट, ट्रांसफर या चेंज होने से पहले ना आपको एक मेल करेगा कि ठीक है, आपका डोमेन एक्सपायर हो गया है, आप रिन्यू कर लो, नहीं तो ये डोमेन डिलीट हो जाएगा। डिलीट इन द सेंस कि फिर से खरीदने के लिए मार्केट पे आ जाएगा। अगर आपके पास मेल आया तो आप क्या कर सकते हो? इसको रिन्यू कर सकते हो। ठीक है? तो ये भी एक प्रोटेक्शन है। उसके बाद नेम सर्वर। अब ये चीज़ थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग है। नेम सर्वर वो सर्वर है जो डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करती है एंड आगे सर्वर तक पहुंचाती है। डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर भी होते हैं। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आईएसपी, गूगल, इन सब के नेम सर्वर्स होते हैं एंड जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं वो खुद के नेम सर्वर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको नेम सर्वर दिख जाएगा, जैसे एनएस नेम सर्वर facebook.com, नेम सर्वर facebook.com। ठीक है? अब यहाँ पे ना अगर आपके पास आपका खुद का नेम सर्वर होगा तो इसका फुल कंट्रोल आपके पास रहेगा। तो आप इसको कस्टमाइज़, मॉडिफाइड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर ये थर्ड पार्टी का रहेगा तो आप इसमें ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन नहीं कर पाओगे पर्टिकुलर। तो इसी को ओवरकम करने के लिए जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है ना, वो खुद का मेल, खुद का नेम सर्वर सेटअप करती है एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड ये कॉमन भी है। ठीक है? एंड अगर आप नेम सर्वर किसी कंपनी का देखते हो तो हाँ, इसके थ्रू आप एज़ अ ट्रस्ट बिल्ड भी कर सकते हो। परफेक्ट। अब इस इन्फॉर्मेशन को देख के हम बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये एक वेल नोन कंपनी है। ओके? अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, पहले क्या था कि इसमें आप पर्सन को भी फाइंड कर सकते थे, मतलब डोमेन किसने खरीदा, उसका नाम, ये सब मिलता था, एड्रेस भी मिलता था, लेकिन अब ये चीज़ नहीं होता। ठीक है? तो आप इसको स्पेसिफिक कोई वल्नरेबिलिटीज़ या इंडिविजुअल एम्प्लॉय
या फिर एक पर्सन उसको फाइंड करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके, एंड यहाँ पे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, अगर हम व्हॉइस में गए, अब यहाँ पे देखिए आई थिंक हाँ, व्हॉइस। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब ये हमें कुछ डिटेल आई गेस प्रोवाइड करेगा। हमारे पास यहाँ पे एक क्या था व्हॉइस का, एक हमारे पास यहाँ पे व्हॉइस का पर्टिकुलर एक वेबसाइट भी था, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि whoisayana.org। अब यहाँ पे देखिए इस वेबसाइट का नाम क्या है, shop.whois.com। तो ऐसे ही डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो सिमिलर दिखते हैं, लेकिन ट्रिक कर सकते हैं किसी को भी। अब यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ मैं यही डोमेन नेम डाल देता हूँ। लुकअप पे अगर मैं क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे ये डोमेन RDAP सर्वर पे भी फाउंड नहीं हुआ। अब हम कोई और डोमेन डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए डोमेन रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। एंड हाँ, एक बात, अगर यहाँ पे कोई डोमेन फाउंड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। आप कमांड लाइन टूल यूज़ कीजिए, ठीक है? आप, ये एक वेबसाइट है आयाना, दूसरा वेबसाइट है व्होइस टूल, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन है, अब देखिए डोमेन स्टेटस यहाँ पे है, नेम सर्वर, जो भी रिक्वेस्ट फेसबुक पे जा रहा है उसको आईपी में कन्वर्ट कौन कर रहा है? ऑब्वियसली फेसबुक ही कर रहा है। अब यहाँ पे एक्सपायरी डेट कब है, अपडेट कब हुआ, क्रिएट कब हुआ। अब यहाँ पे क्रिएट लिखा है 97, तो इस दिन ये डोमेन रजिस्टर्ड हुआ था। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन है, देखिए डोमेन एडमिन है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पे ये डोमेन है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए हैं। कहाँ पे डोमेन रजिस्टर्ड हुआ था? तो ये वो जगह है जहाँ से ये डोमेन खरीदा गया था। जैसे हमारे इंडिया में google.com होते हैं, सॉरी नॉट google.com, godaddy.com। वैसे यूएस में या फिर अदर कंट्रीज़ में खुद के जो भी रजिस्ट्रेशन सर्विसेज़ होती है वो रहती है। यहाँ पे आयाना आईडी भी दिया है, ये आईडी हम बाद में आगे पढ़ेंगे। एंड या अभी यहाँ पे देखिए यह है whoislookup.com। सेम, चलिए हम ये वेबसाइट यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन क्या हमें यहाँ पे मिलता है या नहीं।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इसका डिटेल मिल गया। यहाँ पे आयाना आईडी दिया हुआ है। अब ये आयाना आईडी हम बाद में पढ़ेंगे एंड ये काफ़ी ज़्यादा की रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे देखिए लोकेशन, यहाँ पे आईपी एड्रेस यहाँ पे है। यहाँ पे ये सारा डिटेल्स है यहाँ पे। अब नेम सर्वर यहाँ पे क्या है? क्रोमा क्लाउडफ्लेयर। दैट मीन्स क्लाउडफ्लेयर पे ये रिक्वेस्ट जा रहा है एंड क्लाउडफ्लेयर इस डोमेन को कन्वर्ट कर रहा है आईपी में एंड आगे रिक्वेस्ट भेज रहा है। इतना समझ में आ गया आप लोग को? तो सबसे पहला जो रिक्वेस्ट जाएगा वो कहाँ जाएगा? क्लाउडफ्लेयर में जाएगा। उसके बाद जो भी आईपी में कन्वर्ट हो जाएगा देन उसके बाद ये है सर्वर। जो भी रिस्पॉन्स जाएगा वो ऐसे ही जाएगा क्लाइंट के पास। ठीक है, ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। आदर्श? नो नो। ओके, तो आज का आपको क्लास कैसा लगा? बढ़िया था सर। ओके बढ़िया था बढ़िया था। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डीएनएस के बारे में चीज़ें देखेंगे। आज के इस क्लास में आप लोगों ने होपफुली कुछ नया चीज़ देखा होगा, जैसे हम वो इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, कैसे फिशिंग ट्रैक करने के लिए, थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए, मालवेयर एनालाइज करने के लिए हम वो इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना? इससे पहले आपको हुइस के बारे में पता नहीं होगा इतना डीप में। आयाना का क्या रोल है, इंटरनेट रजिस्ट्रीज का क्या रोल है, आरडेप्ट क्या है, इसके बारे में शायद आपको पहले पता नहीं होगा, राइट? यस सर। ओके देन। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।